पापा ने सिखाया हुआ है इधर जो आप कांटेक्ट और एवरेज कट 20 ध्वजारोहण होने जा रहा है। ये अपने पूर्व सैनिक असम राइफल के सैनिक सब नहीं आप साइड में खड़े जो ठीक थोड़ा आगे हो जाएगा ठीक है यार सुनो वो एक क्या काम सीखो इधर सटा दो इधर सटा दो ये बड़ी वाली को थोड़ा बाहर खींच दो दोनों तो सुनो ये तो पीछे जाएगा नहीं पर वो थोड़ा आ सकता है एकदम लिपाई करके बना रहा था वहाँ ना जोराट में नहीं हाँ एक्सपायर नहीं कर रहे थे कहीं नए वाला में था मेरे ख्याल धागा लगा दिया हो गया अब थोड़ा साइलेंट होइए अपने फोन को भी बंद कर दीजिए है फोन को भी बंद हम करते जोखिम से हम कभी न डरते भारत की रक्षा हम करते जोखिम से हम कभी न डरते लड़े सीमा पर जीते मरते हर हाल से हमने लड़े सीमा पर हैं जीते मरते भारत के हम रखवाले आसाम राइफल के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए आसाम राइफल के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाए
पीहर से टकराने वाले न्याय अमन को चाहने वाले, पीहर से टकराने वाले, पर्वत को चढ़ाने वाले, यानी पर मिट जाने वाले, पर्वत को चढ़ाने वाले, यानी पर मिट जाने वाले। भारत के हम रखवाले, भारत के हम रखवाले, असम राइफल के सिपाही देश के हम निशान है, असम राइफल के सिपाही देश के हम निशान है। आए या भूचा, आए या पड़े अकाल, आने आए या भूचा, आए या पड़े अकाल। भारत माता के लाल, भारत माता के लाल, भारत के हम रखवाले, भारत के हम रखवाले, असम राइफल के सिपाही देश के हम निशान रहे, असम राइफल के सिपाही देश के हम निशान रहे। नहीं बनाई हर जवान है योग्य सिपाही, हर मोर्चे पर लड़ी लड़ाई, हर दुश्मन ने मुंह की लड़ाई, शाना राइफल की लड़ाई, हर दुश्मन ने मुंह की लड़ाई, शाना राइफल की लड़ाई। भारत के हम रखवाले, भारत के हम रखवाले, असम राइफल के सिपाही देश के हम निशान रहे, असम राइफल के सिपाही देश के हम निशान रहे। बोले दुर्गे माता की जय, दुर्गे माता की जय, दुर्गे माता की जय, असम राइफल की जय, असम राइफल की जय, असम राइफल की जय। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। अब एक गाना भी लिखना। राम सिंह जी थोड़ी देर के लिए अभी आ गए, बाद में चले जाएंगे। और पदाधिकारी जो हैं हरिवाल संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं या रोडकी के हैं, राय वाले के हैं, कृपया आप भी आ जाइए ऊपर। यहाँ पर आए हुए जो असम के सर्वोच्च रैंक होता है सुबेदार मेजर साहब लोग भी कृपया आ जाइए सर ऊपर मंच पे। चौहान साहब, धर्मगुरु भट्ट साहब, कोई एक पदाधिकारी छूटे ना। मैडम लोगों ने मना कर दिया कि हम ऊपर नहीं बैठेंगे, नीचे रहेंगे करके। अरे साहब इनमें से कोई पदाधिकारी गण छोटा तो नहीं है, पीछे से आगे आ जाइए। अभी आप लोग सभी अग्रिम पंक्ति में आ जाएंगे, आगे आइए सभी, पीछे से आगे आ जाइए सब लोग, जहां तक हो सकता है जिसे सावधान थोड़ा आगे आ जाइए। काम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऊपर आ जाइए सब। और भी जो पदाधिकारी गण हैं अगर मेरे से छोड़ दिया उनका नाम तो कृपया आप लोग भी ऊपर आ जाए। अरे वह आगे सके जो भी पदाधिकारी गण हैं, बंडर साहब थोड़ा बाद में कर लीजिएगा। एक बार मंच पर आ जाएगा, मंच पर आपकी फोटो भी खींच जाएगी। आइए सर। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने फोन को थोड़ा ईयर उसमें मोड में कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। आसाम राइफल को दिया है और अपने परिवार को छोड़ करके जो त्याग किया है उनकी स्मृति में मौन प्रार्थना की जाएगी 2 मिनट के लिए। और जब मैं आप कहूँगा सभी उठ जाएंगे, फिर दोबारा आप कहूँगा तो अपने स्थान पे बैठ जाइए और प्रार्थना की जाए, हे प्रभु उनकी जो दिवंगत
हमारे सैनिक जो सेवा काल में, युद्ध काल में जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजन सुख स्मृति शांति रहे। बात में तो इधर अब नहीं हो सकता है हमारे लिए, तो कृपया वे सभी लोग एक एक करके यहाँ पर आएंगे और साथ में 2 वॉलेंटियर हमारे पीछे जिनका पहले ही सम्मान हो चुका है, वे माला रखी हुई है सामने, और कृपया वो उन मालाओं को थोड़ा ऊपर ले आएगी यहाँ पे। और जो पूर्व सैनिक अभी या पुराने हो जिन्होंने पहली बार आ रहे हैं और जिनका सम्मान नहीं हुआ, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर के यहाँ पर कतार बना दीजिए। यहाँ पर इस साइड में आ जाइए कृपया, आप लोग पंक्तिबद्ध हो जाएगी साइड में। मैसेज जो लिखा था, मैसेज लिखा गया था, सबने पढ़ा भी होगा। हाँ सर तो साहब तो यहाँ पहली बार आ रहे, लेकिन ऊपर तो कई बार आए थे साहब। आइए, कोई नहीं है आगे आ जाइए, यहाँ पे साइड यहाँ पर आ जाइए ना, सुनाई दे रही होगी आवाज। जो मेंबर के लिए बोला था आगे आ जाओ। और कौन था मेंबर के लिए बोल रहे थे? 2 शब्द उसी माइक से बोलना है अपने बारे में, इसी माइक से। हाँ 2 शब्द। जय हिंद सर और आसाम जयशु साहब, अफसर साहब, सबको जय हिंद सर। आज मैं 2 साल रिटायरमेंट हो गए, अभी खिलाना आया था और कैटेगरी के मुझे से पेंशन आया हो, तो आज मैं सदस्यता लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, किसी जैसा साहब ने मेरे को बताया था कि यहाँ पे जाना है, तो इसलिए आया हूँ। इसलिए मैं सदस्यता के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट आप आए, आपको पुष्पमाला पहनाएंगे। OIC नाम इनका सूची नहीं बता दी ना मेरे को, नाम बताइए नहीं। आप आ जाए, खुद बोलना अपने नाम। और OIC हसमन साहब, सम्मानित अफसर साहब, जयशु साहब और मेरे भाई लोग, मैं 18 आसाम राइफलमैन मंगल सिंह बिष्ट अभी 1 मार्च को रिटायरमेंट लिया हूँ। धन्यवाद। जिन्होंने सदस्यता ली है अरेवा या अरेसा की, जैसे डोर गए थे, घर घर गए थे, वहां पर उनका सदस्यता का नामांकन हुआ था, वे लोग भी कृपया आए ऊपर, मंच पर आए कृपया, वे लोग भी। तिवारी साहब गए थे, उनकी पार्टी गई थी। आपको मालूम है, आप बता दीजिए। नायक सुबेदार मनवीर सिंह इलेवलिया। ये सुबेदार विजय रविश्राम साहब, उनको माला से उनका स्वागत करेंगे।
हवलदार पुष्कर सिंह, इनका माला से स्वागत करेंगे सूबेदार मेजर PL आर्या साहब। सूबेदार धाम सिंह पंडित, इनका माला से स्वागत करेंगे सूबेदार मेजर बलवंत सिंह साहब। आपका स्वागत करेंगे कमांडेंट RS नेगी साहब। और भी बैठे हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं समारोह में बैठे हुए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हम घर घर जाके उनकी सदस्यता उनको दिलवाई है। आसाम राइफल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में उनको बताया हुआ है। जो बैठे हुए हैं वो लोग निःसंकोच यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि आपका परिचय यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अभी तक कटे हुए थे ग्रुपों से। आसाम राइफल के आरसा और आरवा, ये दोनों ग्रुप आपके वेलफेयर के लिए रखे हुए, तो आप जो भी बैठा हुआ आ जाइए। नमस्कार है। मैं आपका 94 साल में आपका रिटायर हो गया था और उससे अभी तक, लेकिन मैं आपका हमारी प्लाटून जो है आपका पीछे थी और हमारे जो है आपका B विंग और आपका C विंग जो है आपका फॉरवर्ड पोस्ट में थी। उनके साथ उन्होंने आपका संघर्ष किया, लेकिन बाद में जो है फिर आपका जब रिटायर हम लोग चाइना चले गए, उसके बाद में आपका फर्स्ट में जो है आपका मैचू का जो आपका बॉर्डर है जहाँ पर आपका आज एयरफील्ड बना हुआ है, और वहाँ से हमने पूरा आपका लोला बॉर्डर, डोमला और आपका टूटिंग वाला एरिया, गेरिंग वाला एरिया, दोनों 3 जगह से जो है आपका हमारे 11 आसाम राइफल में जो है आपका चाइना आया था, और हमारे विंग और सी विंग ने जो है आपका फाइटिंग किया था। उनको आपका बहादुरी मिला है, किस किस को मिला है लेकिन मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मिला है। तो मैंने आपका जो है फिर जब मैचोका में गया था तो हमने वहाँ आपका सुना था। खैर साहब का जो है मैचोका में जो है आपका बहुत अच्छा डिफेंस था, लेकिन आपका दुर्भाग्यवश जो है हर जगह में जो है आसाम राइफल आर्मी का बात होता है। इसी वजह से जो है आर्मी आसाम राइफल की वजह से जो है वो मैचोका इतना डिफेंस अच्छा था, और 3 यूनिट थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो है आपका 228 का गोरखा राइफल और आपका सेकंड मद्रास को जो है क्या नाम होते हैं वैसे बैक होना पड़ा और उनको नुकसान भी हुआ। तो इतना मैंने आपका लिख के भी दिया है। सुबेदार तिवारी साहब। सुबेदार पवन सिंह साहब नाम है, डिफेंस कॉलोनी रहते हैं साहब। ठीक है, कोई बात नहीं।
अभी मेरी नजर में बोझाल साहब पीछे बैठे थे, धर्मगुरु साहब, कृपया आप मंच पर आइए। पंडित जी लोगों का बड़ा ये आज के दिन पर आप यूनिटों में मंदिरों में पूजा करते थे, आप कृपया आप मंच पर आइए। बोझाल साहब, पंडित साहब है आज के यहाँ पे, धर्मगुरु पंडित साहब और कोई पंडित जी लोग जो धर्मगुरु रहे होंगे, कृपया आप लोग भी ऊपर आइए। इसके बाद कोई छूट रखा है कि जो जिसका नंबर नहीं आया और जिन्होंने सदस्यता ली है और आज तक आई नहीं थे यहाँ पर, कृपया आइए। फिर बाद में मत बोला हम मेरे भी जाना था करके। पुरुष वर्ग में, नारी वर्ग में जो पहले आया है, यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, जो कोई है ऐसे, उनका सम्मान करेंगे कमांडेंट ओम प्रकाश साहब की मैम मिसेस गौरी ठाकुर मैम करेंगे, नीचे ही कर देंगे साहब, मैडम ऊपर नहीं आ सकती हैं। कोई ऐसी लेडी हमारे बीच में दो शब्द कहेंगे आप माइक से? माइक मैडम को दे दीजिए, टेबल पर रख दीजिए आगे, हाँ आगे वाली टेबल में रख दीजिए। और कोई है? नहीं। तत्पश्चात अभी हमारे कमांडेंट आरपी ढोनियाल साहब आपको संबोधित करेंगे सूक्ष्म रूप से। बट ढोनियाल साहब, मैडम आप समझा दीजिए ना मैडम को। हाँ ना, हाँ आप तो पहली बार आ रखी है मैडम, जोरदार ताली से गले लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप पहली बार आ रखे भैया। हाँ और कोई है ऐसे जो पहली बार आ रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए कृपया। कोई भी त्रुटि बस छूट गया होगा उनका नाम लेना। बाकी मैडम आपका सम्मान हुआ कभी है? सर मैं तो 2000 से आई। ठीक, हाँ ठीक। अभी दो शब्दों से हमारे पूर्व कमांडेंट आरपी ढोनियाल साहब आपको संबोधित करेंगे। सबसे पुराने हमारे सीनियर हैं यहाँ पर कमांडेंट साहब, और पहले जो पुराना हरेसा था क्रॉस रोड पर, वहाँ पर आते जाते रहते थे। और जवान, मैं रिटायर्ड तो 2013 में हो गया था, लेकिन घर की व्यस्तता के कारण मैं आ नहीं जाता। मैं पहले वहाँ आता था जहाँ पर पहले गोसाई साहब बैठा करते थे मंच लगा के, और टी स्टॉल के जैसे बना के बैठे रहते थे वो वहाँ पर। तो वहाँ मैं बहुत आता जाता था, लेकिन वहाँ ऐसा कोई काम होता नहीं था खास करके, क्योंकि वहाँ पर मैन पावर की कमी होती थी और काम करने की जो एक प्रोसेस होता है वो उनको उतना पता नहीं था। तो मैं बीच बीच में जाके उनको गाइड ही कर सकता था, बाकी तो मैं कुछ नहीं किया मैंने। जब ये यहाँ ये इनका ये अभी हरेसा और अरेवा का खुला है, तो इनकी एक्टिविटी को मैं काफ़ी दिनों से वैसे ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैंने कहा मैं इधर ही हूँ तो क्यों ना ज्वाइन करूँ। तो एक दिन मुझे पता भी नहीं था यहाँ का ऑफिस कहाँ पर खोला है, क्या खोला है। बीच में इन लोगों का बीच में फ्रैक्शन भी काफ़ी चला, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहे, मैं भी काफ़ी कंफ्यूज रहा कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, कौन सही है कौन गलत है पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैं भी चुपचाप बैठा रहा। तो अब शायद बात थोड़ा साफ होने लगी है, कार्यविधि शुरू हो गई है। मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों का, काफ़ी माताओं का, काफ़ी बहनों का जो पेंडिंग केसेस हैं अभी काफ़ी अच्छे ढंग से सुलझ रहा है और ऑन द वे में है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमें ऐसे समय में ऐसा एक डायरेक्टर जनरल मिला है जो काफ़ी हेल्पफुल हैं। वो खुद आए थे यहाँ पर पिछली 15 तारीख को, फरवरी में हम भी आए थे। तो उनका कार्यशाला देखा, बाकी उनके स्टाफ देखे, सब बहुत हेल्पफुल हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और आप लोगों को अभी यहाँ अभी भी कई लोग हैं जिनको पता नहीं होगा, हमारे दूर दराज के लोगों को,
या जिनको ये पता नहीं कि यहाँ पर ये दफ्तर कितना हेल्पफुल है, तो वो आप लोग कृपा करके आएँ, यहाँ अपनी समस्याएं बताएं। और यहाँ पर जो स्टाफ है अभी हमारे कमांडेंट नेगी साहब और हमारे साथ बाकी स्टाफ, ये अशोक नेगी वगैरह काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। और आप लोग ये समझिए कि आप लोगों के यहाँ पर एक जैसे घर में एक पेरेंट होता है जो उनकी देखभाल करता है, जो उनकी दुखों को समझता है, तो उनको यहाँ आके बताएं। और हम लोग भी, मैंने भी ज्वाइन किया है आज से, तो हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा आप लोगों को जितनी सहायता हो सके, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ये एक दफ्तरी ऐसा है जो आपकी भरपूर सहायता कर सकता है। इधर उधर नहीं भटक के आप लोग सीधा यहाँ आए और आप लोगों की समस्याएं दूर होगी, जो कानूनन सही होगा। और जितना भी हेल्प होगा वो ये लोग कर रहे हैं अभी और अच्छे से करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरजन साहब, दो शब्दों से सबसे पहले तो आप सबको असम राइफल की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत खुशी। आज 190 साल हो गए, सभी को पता है। और मैं तो आज जैसे मिल रहा था बाहर, तो मैं तो हैप्पी बर्थडे बोला था आप लोगों को। 1835 से हैप्पी बर्थडे करते जा रहे हैं, मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। मंच पर बैठे सभी अफसर साहिबान, जेसो साहिबान, सुबेदार मेजर साहब लोग, माननीय लेडीज, वीर माताएं, बहनें और प्यारे जवानों, मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही नारा है शुरू से, एक रहो और दुरुस्त रहो। मैं पहले भी बोलता था आधी चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन वही आरवा है, वही आलेसा है। एक रहो, अच्छे रहो, हमें भी खुशी होगी और दिल में हमारे भी बहुत जोश जगेगा कि हाँ यार, हम लोग संगठित हैं और होना चाहिए। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें होती हैं। बहुत वीडियो देखे मैंने, जब आप लोग रोडों पे जा रहे थे, अशोक साहब ने मेरे को बोला सर आप भी आ जाओ। मैं बोले यार, बुढ़ापे में डंडे डंडे पड़ गए तो मैं थोड़ा जरा आज दूर ही रहता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, संगठित होना है, एक साथ रहना है। इतने साल हो गए, रिटायर हुए, कोई अभी आया, कोई बाद में आएगा, कोई पहले आ गया। रिटायरमेंट के बाद या फौज में तो सारे जिसने जो ऑर्डर मिला वही चलता रहता था। सिविल में ये चीजें नहीं होती हैं। सिविल में सभी का अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं और अपनी अपनी परेशानियां हैं। फौज में इतनी परेशानियां नहीं होती थी। तो उन परेशानियों को अगर आपस में आप लोग संगठित रहोगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ही खुशी हुई मुझे एक चीज की, जो अभी साहब लोगों ने, तिवारी साहब और इनके साथ में 2-3 साहब लोग और जाकर के घर घर में गए और वो वीडियो, वो फोटोग्राफ्स मैंने भी देखी। हम जुड़े हुए हैं तो मैंने भी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। काश ऐसा मौका हमें भी कभी मिलता, हम भी आप लोगों के घर घर में जाकर के आप लोगों से मिलते हैं। तो ये चीजें ही बहुत खुशी की चीजें हैं रिटायरमेंट के बाद में। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग इकट्ठा रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, वही जिंदगी है। थैंक यू, धन्यवाद। असम राइफल की जय। रिस्पेक्टेड कमांडेंट ढोंडाव सर, कमांडेंट नेगी सर, कमांडेंट सदवान सर, रिस्पेक्टेड लेडीज, सभी बहादुर साहिबान, सभी बहादुर साथियों और प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से आप और आपके परिवार को असम राइफल्स की स्थापना के 190वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी असम राइफल्स दिन दुनिया और रात चौगुनी उन्नति करे। आप सभी खुशहाल रहें, प्रगति करें, स्वस्थ रहें और उन सभी असम राइफल्स के वीर शहीदों को जिन्होंने
हमारे असम राइफल्स के लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब। अब मैं थोड़ा साउंड लगाना उधर से। हेलो हाँ, आ रहा तो और बढ़ाइए साउंड को। हेलो, ठीक है। सबसे पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एयर डे हमारे लिए बहुत ही विशेष है। हर एक के लिए, जो ऑन सर्विस और रिटायरमेंट जो भी आए हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम एक परिवार है, बाकी सब साहब लोगों ने बता ही चुके, हमें संगठित रहना है, तो इसीलिए आप सभी को बोल रही हूँ, संगठित रहिए। आपस में तू मैं होता है, कोई बात नहीं, परिवार है हम सब, परिवार की तरह हम रहेंगे। चाहे कोई भी कहीं के भी हो, हम सब एक परिवार है। जय असम राइफल, जय भारत। धन्यवाद मैडम, आपका मार्गदर्शन ऐसे मिलता रहेगा, हम आशा करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अब 2 शब्द मिस भारती मैडम आप लेक्चरर रही हैं, मेरे को मालूम है कॉलेजों में आप शर्मा रहे हैं। 2 शब्दों से आसाम राइफल डे आज आप कई मंचों पर बोल चुके हैं, 2 शब्दों से। आप सभी को प्रणाम और खूब सारी शुभकामनाएं। ऐसे सब मिलते रहे। और मैंने पिछली बार भी आई थी, मैं पिछले बार के यार डे पे मैं और मेरे बड़े ब्रदर आए थे, तो उस टाइम पर भी हमने यही बात कही थी कि असम राइफल हमारा घर है। मैं ऐसे फंक्शन में आती हूँ तो लोग, 1-2 लोगों ने मुझे कहा कि मैडम आप बिफोर टाइम है या आप जल्दी आ गई है, टाइम पे आ गई है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर आ रही हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम देखने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग प्लीज आया करिए, मिला करिए, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत से लोग होंगे अभी यहाँ बैठे हुए जिन्होंने मुझे छोटा बच्चा देख रखा होगा, कॉलेज वाली देख रखा होगा, जो नहीं जानता है उनको भी शायद इधर उधर से पता चल जाएगा। 1-2 लोगों ने मुझे पूछा भी मैडम आप कौन हो, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं लेट कमांडेंट डीडी भट्ट की बेटी हूँ। और उस हिसाब से इस घर की मतलब एक किस्म से असम राइफल का जो परिवार है उसकी बेटी हूँ। आप सभी का धन्यवाद। प्लीज आते रहिए और ऐसे ही एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हम ये एयर डे मनाते रहें, बस यही एक आशा और उम्मीद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। सम्मान से उसको विदाई और पदच्युत जो भी है उसको किया जाए। तो मैं सुबेदार चंदन सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि साहब करण सिंह चौधरी साहब को माल्यार्पण करके और उनका सम्मान करेंगे, और चाहे विदाई समझो वो आते रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे। अफसर साहबान, सलाम साहबान, अंशोज, जवानों, वीर नारियां, बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से असम राइफल की स्थापना दिवस शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जबकि हमें या किसी को भी ऐसे इकट्ठा होने का मौका मिलता है। मैं आशा करता हूं कि आइंदा से कभी भी जो ऐसे मौका मिलता है सब के सब आने की कोशिश करें। यहाँ पर हम लोग आकर के आपस में मिलते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, पुराने लोग हैं सब मिल जाते हैं, मिलने से क्या होता है खुशी होती है। आप लोगों का जिसका खून कम है वो बढ़ जाएगा, तो पुराने लोगों को मिलने में याददाश्त तेज हो जाएगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे के पूरे लोग ऐसे आने की कोशिश करें। ज़्यादा न कहकर मैं यहाँ पर अपने सभी को विराम देता हूँ। बोलो असम राइफल की, असम राइफल की, असम राइफल की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। सदस्य हैं सत्य प्रसाद कांडवाल साहब को छोड़ करके कृपया गौरव साधन सदस्य जिनको आमंत्रित किया था, अध्यक्ष सचिव गिरीश जोशी जी, प्रधान जी, नैथानी जी नहीं आए। नैथानी जी आगे, नैथानी जी सर आइए, आप पीछे क्यों बैठे हैं? नहीं जगह बहुत सी जगह आगे भी खाली, सर आप आगे आइए भैया, आप आगे थोड़ा मंच पे आइए और पुष्पमाला से आपका स्वागत करते हैं हम लोग आज।
आइए साहब, आइए साहब। हाँ नैदानी साहब, नैदानी साहब भाई, हाँ साहब नीचे आप बैठे हुए हो, इधर बैठे आप बैठे। दो शब्दों से सभी अफसर साहबान, जेसू साहबान और जवानों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज के स्थापना दिवस पर मैं धर्मपुर विधानसभा का गौरव सेनानी अध्यक्ष दिनेश मेहतानी, आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि गौरव सेनानी संगठन क्या है। गौरव सेनानी संगठन एक ऐसा संगठन है जो पूरी इंडियन आर्मी, आसाम राइफल्स, एयरफोर्स, नेवी और आर्मड फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके हित के लिए कार्य करता है। हित के लिए कार्य का मतलब आप समझते हैं आजकल क्या क्या घटनाएं घट रही हैं अफसर साहबान के साथ, जीजू साहबान के साथ और जवानों के साथ। हम उनकी हेल्प करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी जो समस्या होती है उसका हम समाधान ढूंढते हैं। समाधान ढूंढने के साथ साथ हम उसका निवारण भी करते हैं। यदि मुख्यमंत्री साहब के पास जाना पड़े, जो सैनिक हमारे अध्यक्ष हैं उनके पास जाना पड़े, हम लोग वहां जाते हैं और उन लोगों के पास हम आपका समस्याओं का निवारण करते हैं। इसी के लिए गौरव सेनानी संगठन बना है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आसाम राइफल के सभी सदस्य, हमसे जुड़े हुए हैं। कमांडेंट साहब, नेगी साहब हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आज इधर आइए। हाँ विजय शुक्ल है यहाँ पर लीजिए फोटो। धन्यवाद कन्नौर साहब, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। दो शब्दों से आपने संबोधन करना है। हाँ जितना बोल सकते हैं, ठीक है। मातृशक्ति को आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं जरा ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय की जो समय सीमा है, क्योंकि कार्यक्रम निर्धारित होता है, उसकी रूपरेखा पहले से बनी होती है। तो कमांडेंट साहब ने बोल दिया तो मैं फिर भी बहुत कम से कम शब्दों में बोलूंगा। तो कमांडेंट साहब नेगी साहब, जिलाध्यक्ष मेजर बलवंत सिंह साहब और जिला सचिव अशोक नेगी जी, अशोक नेगी जी के जैसे अगर हमारे पूर्व सैनिक हो जाए तो बात कुछ और हो जाए। बात ही मतलब क्या कहें। फिर इस बार थोड़ा कम भीड़ दिखाई दे रही है। मैं पिछली बार गया था। मेरा अपना एक उद्देश्य है कि जहां भी पूर्व सैनिक स्थापना दिवस प्रत्येक बटालियन का होता रहता है, मैं अगर रास्ते चलते कहीं नजर पड़ गई तो मैं बिना बुलाए आ जाता हूं वहां, बिन बुलाए। अब स्थापना दिवस की आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे अन्य कर्नल साहब, कमांडेंट साहब, सभी प्रोग्राम मेजर साहब और जितने पंडाल में बैठे हैं सभी मित्रों का सबको स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी संगठन है, पूर्व सैनिक संगठन या कोई भी अफसर अधिकारी के बिना अधिकारी की कोई सेना नहीं चलती। अधिकारी बहुत जरूरी है। कई संगठन है प्रदेश में, 140 संगठन रजिस्टर्ड है जो मेरे संज्ञान में है और टोटल मिला के 260 लगभग संगठन है। अब हमारे पास इतने बड़े संगठन होने के बावजूद सब कुछ है हमारे पास, तमाम सीमाओं पे पूरे राष्ट्र की हिफाजत करते हैं हम। पूरी जवानी को एक सैनिक समर्पित कर देता है राष्ट्र को।
अब ये छात्र दिवस है मानना कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे कोई ऐसा मंच नहीं है, ना ही मैं कोई राजनीतिक दल से हूँ, मैं पूर्व सैनिक हूँ गढ़वाल नस्ल से। तो आसाम रखल गढ़वाल नस्ल तमाम सेना सब हम पूर्व सैनिक हैं। और ये कहना चाहूंगा कि सैनिकों को तमाम राष्ट्र, पूरा राष्ट्र एक सम्मान की नजर से देखता है, सब सम्मान की नजर से देखते हैं। तो जब हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र की हिफाजत कर सकते हैं, बड़े बड़े गोला बारूद भंडार, बड़े हर चीज का हम चार्ज ले सकते हैं, तुरंत हैंडी टेकिंग करना पड़ता है। तो यहाँ आके मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे पूर्व सैनिक दखल ले राजनीति में आवश्यक है। अगर हम राजनीति में दखल नहीं देंगे तो इस प्रकार जिस प्रकार आज प्रदेश में चल रहा है, ये सत्ता के गलियारों से चल रहा है, कोई आम जनता नहीं कर रही है। हमारा पूरा प्रदेश एक है, एक था और एक रहेगा। हम मानते हैं पर्वतीय राज्य है, ये सबको साहस स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पर्वतीय राज्य के हैं। किसी को भी तराई और पहाड़ की बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये कर रहे हैं ये कहा जाने की सत्ता के गलियारों से हो रहा है। तो हम लोग जितने भी पूर्व सैनिक हैं, हम लोगों को एकजुट होना है और कहीं भी ऐसी बयानबाजी नहीं करनी है, क्योंकि सैनिक को हर कोई सम्मान की नजर से देखता है। अभी मेजर संतोष भंडारी पे केस हुआ, उन्होंने जबकि कोई गलत बात नहीं कही। हमारे एक हफ्ते के अंदर तीन सैनिकों का सर फाड़ दिया गया, उनके परिवार को पीटा गया। जब यहाँ सैनिक सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या बात है। तो हमें इसलिए एकजुट होना पड़ेगा सैनिकों को। हमें कहीं किसी को अंग्रेजी भाषा नहीं बोलनी है, लेकिन सैनिक अपनी ताकत दिखाए सरकार को। सरकार अगर देगी ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, हर घर के सैनिक है, तो हमको ये जरूर एकजुट जरूर होना, हमें एकजुट होकर हमें काम करना है और सरकार को आईना दिखाना, ताकत दिखानी है सरकार को। हम ये नहीं करें राजनीतिक मंच है, ये हमारा घर का मंच है, ये हमारा, हम पूर्व सैनिक है, ये हमारी अपनी बात अपने सैनिकों के बीच में करें कि हमें हमारी मुझे कभी भी किसी भी जगह पे या प्रेस वालों के आगे कोई ऐसी बात न निकल जाए कि सैनिकों से लोग बोलेगा सैनिक ऐसा कर रहे हैं। सैनिक का स्वाभिमान है, पूरा सैनिक का सम्मान, देश का स्वाभिमान बोलते हैं सब। और सैनिक हम बहुत ईमानदार होते हैं। सबसे पहली बात, सैनिक ईमानदार होता है। सैनिक कभी भी हर जगह किसी की मदद पे खड़ा हो जाए, कहीं दुर्घटना हो गई, सैनिक अपनी स्कूटी बाइक कार खड़ी करके वो सबसे पहले उसको उठाएगा, उसकी मदद करेगा। लेकिन अगर सैनिकों के साथ अगर जुर्म हो रहा है तो सरकार की नाकामी है। ये 3 साल की अपनी उपलब्धि वाली बात है कि 3 साल की उपलब्धि। मैं निशंक जी के उसको एक वक्तव्य को पढ़ रहा था कि निशंक जी बोल रहे कि बहुत बढ़िया यूसीसी कानून और भू कानून। अरे हम लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं भाजपा कांग्रेस से, अच्छी बातें जुड़े रहे, हमें कोई मतलब नहीं जो चाहा है। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले हमारा सैनिक संगठन है, जहाँ पे हमारे सैनिक आते हैं। हम सब पूर्व सैनिक है, कोई आसाम रफल गढ़वाल में ITBC में कोई नहीं, हम पूर्व सैनिक है, हम सब पूर्व सैनिक है। तो हम लोगों को एकजुट होना, हमें कहीं गलत नहीं कहना है, पर एकजुट जरूर होना है। और हमें अब आगे आना होगा, जिस प्रकार का प्रदेश में वो चल रहा है, हमने गलत नहीं कहना है। सरकार को अपना विरोध जरूर दर्ज करना चाहिए। हम हमारे पूर्व सैनिकों को हमें एकजुट होकर आना है, जहां भी हो, चाहे मातृशक्ति हो। इस प्रकार समझने का आना, ज्यादा नहीं कहूंगा, समाप्त करता हूं अपनी बात कि हमें एकजुट होना है। एकजुट होकर सरकार को आईना दिखाना है हमें कि भाई तुम कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हो प्रदेश को। और रही बात तो बोला कि सशक्त भू कानून, तो सशक्त भू कानून को आप ही समझ लीजिए। हरिद्वार वालों को, उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ दिया गया। और रही बात नगर निगम को, नगर पालिकाओं को किसने छोड़ दिया गया, ये समझने का मेरे जनता, मतलब इतना हम इतने बेवकूफ बन रहे हैं और बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक को, उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड की जनता को, बोलने वाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं लोग। रिलेशनशिप क्या मतलब है उसका, उत्तराखंड को क्या प्रयोगशाला बना दिया। चलो आप ज्यादा नहीं कहूंगा, विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम को कभी मौका मिलेगा कहूंगा मैं। पर लेकिन मेरा एक ही है कि सैनिक संगठन एक समूचा सैन्य समुदाय एक छतरी के नीचे आ जाए तो हम बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, धन्यवाद। अब बोलूंगा भारत माता की, भारत माता की, आसाम राइफल की, आसाम राइफल की जय। बंदी विशाल आरपी लेके साहब, सभी अफसर साहबान, जेसो साहबान और मातृशक्ति, पूरे बहादुर एक्स सर्विस पूरे परिवार, आज जो आसाम राइफल का 190 साल पूरा जो शताब्दी दिवस पर मैं
दुर्गा माता की कृपा से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बाकी सब साहब लोगों ने बताया है, असम राइफल कितना पुराना फोर्स है और सभी रिटायर होके आए हैं, सभी ने देखा है। तो असम राइफल एक बहुत अच्छा मेहनती फोर्स है और हमको इसी तरह लगन से रहना चाहिए। एक दिन जरूर उधार होगा। हम जो अभी के हमारे डीजी साहब से मिले थे, उन्होंने बताया अभी जो भी चल रहा है वो बहुत अच्छा होगा। पूरी कोशिश है, अभी जागरूक है, सभी ठीक है। ये जो इतने सालों से दबा था, जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, हमेशा सुनते हो, जो 62 का लड़ाई, जो भी 73 का, सब में असम राइफल भाग लिया, सबसे ज्यादा मत, ये सब डेली सुन रहे थे, सबको पता है। तो ये अच्छे ट्रेनिंग, अच्छा एक वो है। तो मैं असम राइफल का अध्यक्ष सुबेदार मेजर बलवंत सिंह अरेसा का अभी 3 साल का हो गया। मैं तो सोचा था आज विदाई हो रहा है, लेकिन अभी तो कुछ सुन नहीं रहा हूँ। बहुत सर्विस किया, 29 साल जेश हो रहा, 12 साल सुबेदार मेजर रहा, बेहतर रहा, जेल रहा, सभी कोई काम नहीं हुआ है। अब मैं सोचा था 42 साल नौकरी करके 3 साल यहाँ पूरा हो गया। तो फिर दोबारा मैं सबको अपनी बात नहीं करूँगा। सबको असम राइफल डे की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। इस श्रृंखला में अरेवाल के सर सुबेदार मेजर रविश्याम साहब। परम आदरणीय मेरा आज इस समारोह में मुख्य अतिथि और हमारे भूतपूर्व बुजुर्ग कमांडेंट आरपी नोटियाल साहब, उपस्थित समस्त अधिकारी महोदय और ऊपर इस घंटे पर बैठे सभी सुबेदार मेजर साहब और मेरे साथी भाइयों और मातृशक्ति हमारे कमांडेंट ओम प्रकाश साक्षी मीन साहब, भारती मैडम, तमाम जो बच्चे यहाँ पर आ रखे हैं, असम राइफल के इस 190 साल के लंबे इतिहास के स्थापना दिवस पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इन 90 सालों में 190 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर हमें मंथन करने की जरूरत है। आज हमारा संगठन और हमारी जो ये कार्य प्रणाली बहुत काम कर रही है, लेकिन क्या ये काम बहुत काफी है और इसी से हमें संतोष करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सब संतोष। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और आज ये असम राइफल 190 साल में एक कचार लेडी होमगार्ड के तौर पर खड़ी की गई थी और वहां से प्रमोशन होते 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 यहां तक पहुंची, तो अपने बलबूते पर पहुंची है। और दुनिया में कोई फोर्स ऐसा नहीं है पदोन्नति होकर जो यहां तक पहुंचा है। लेकिन पिछले 40 सालों में इस फोर्स को ऐसे तहस नहस किया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस तक सबसे बड़ा नुकसान चीड़ी को हुआ है। क्या नुकसान हुआ? ये 190 साल की कहानी मैं आप लोगों को इधर बोल नहीं सकता हूं, मेरे मन में है ये कहानी, लेकिन
मुझे उसके लिए ना इजाजत मिलेगी ना मुझे टाइम मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक 1962 की लड़ाई का पार्ट 5 असम राइफल का हौलदार डीवी राय है, दार्जिलिंग का। ये पुराने जो साल लोग अभी माला पहनाए थे, जो 1962 की लड़ाई लड़े थे, वो जानते नहीं होंगे उनको। उनका फोन आया था मेरे पास पिछले 2024 में कि मेरे को पेंशन निकला हुआ 99 ईयर्स हो गया है, लेकिन मुझे जो 35,000 डीजीआर से लमसम ग्रांट मिलता है ओल्ड एज का, वो नहीं मिला, और 20% जो पेंशन मिलती थी वो नहीं मिली, और उसके बाद 10% जो मिलता वो भी नहीं मिला। अभी मैं 99 ईयर्स का हो गया हूं। दिल रोता है, बहुत रोता है। अब देखा कौन है जिम्मेदारी है किसकी। उसके बाद उनका देहांत हो गया। मैंने एक वीडियो बना के भेजा था जिसमें फायर ब्रिगेड साहब का फोन आया मुझे, बोला साहब इनका सबका नंबर दो मुझे। उनका एक सिपाही और था जो 1962 की लड़ाई में लड़ा हुआ, वो दोनों का मैंने उनको नाम दिया और उन दोनों ने उनके लिए काम किया, और उनका मैं इस मंच पर समस्त लोगों के सामने उनको बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन डीवी राय जो थे उनके जिंदा होते होते उन्हें वो नहीं मिला। जब उनका नवंबर 2024 में उनका देहांत हो गया, उसके उपरांत उनकी वाइफ को दिया गया। क्या फायदा हुआ? जबकि डीवी राय कई महीनों सेना की कैद में बैठ के आए, और उसके उपरांत जब जनेवा समझौता हुआ उसके बाद तब उनको छोड़ा था। दूसरे हैं 29 आसाम राइफल के सूबेदार मेजर RS गोसाई साहब है। कोई 29 का? हाँ, कल मेरे पास फोन आया था। परसों मैंने एक वीडियो बना के भेजा था जो गृह मंत्री के लिए। कल दिन भर पहले से बहुत कंप्लेंट आया मेरे पास कि साहब आपका फोन एंगेज था। मैंने ना दिन में सुबह नाश्ता भी नहीं कर पाया। डीजीआर से मेरे पास इतने कॉल आ गए, एक मिनट एक कॉल के पीछे एक कॉल के पीछे एक आ रहा, और शाम को मैंने एक ही बार खाना खाया। फिर जब हम रोएंगे चिल्लाएंगे तभी तो हमारी कोई सुनेगा। जो डीजीआर, मैं तो शुक्रगुजार रहता हूं डीजी साहब को। उनको आने के बाद कुछ पत्ते हिले हैं, सिर्फ पत्ते हिले हैं, लेकिन अभी तक टहनी नहीं हिली है। अगर टहनी हिलाना है हमको अपने टांग में खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं कह रहा था सुबेदार मेजर गोसाई साहब, उन्होंने नागालैंड से शादी किया, घर लेकर के आए। घर में आने के बाद उनका एक लड़का था, 2 लड़कियां थी, शादी हो गई लड़कियों की, लड़के की शादी हो गई। उसके बाद उनका लड़के का डेथ हो गया, उससे जो बहुत थी उसका डेथ हो गया। उसके बाद में जो उनका एक पोता था छोटा, उसका भी डेथ हो गया। 2024 में 2023 में उन्होंने शादी किया। फिर बोला मुझे कोई एक रोटी तो दे देगा, और 2024 में उनका फिर डेथ हो गया। अब वो भी बेचारे को खाना खाने के लिए हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए घूम रही है। किसकी गलती है ये? क्या उस औरत की गलती है जिसने उनके साथ शादी किया? उनकी एक गलती है, कहीं नामो निशान नहीं है उनका। इसी संबंध में कल दिन भर डीजीआर से मैं बात करते रहा। जिस ईडी के पीछे तमाम इतने पेट बने हुए हैं उनका काम करने के लिए, आखिर जितने भी आज तक मैं 1-1.5 साल से इस संगठन में काम कर रहा हूं, और हमारे जो ये तिवारी साहब है, इन्होंने सिखाया हमको, बहुत कुछ सीखा हमने तिवारी साहब से। घर घर जो सदस्यता और घर घर उनकी तकलीफ देखने के लिए घर घर अभियान इन्होंने चलाया है, उसके लिए मैं उनको एक बार धन्यवाद करता हूं। जोर से ताली मारो। क्या हम हमारे पड़ोस में
किसी विधवा की मदद नहीं कर सकते? क्या हम पड़ोस में एक बुजुर्ग 80 साल वाले की मदद नहीं कर सकते? क्या हम पड़ोस में एक अनाथ बच्चे की मदद नहीं कर सकते? इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। बहुत कुछ कमा लिया है इस आसाम राइफल ने। आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो रखे हैं? क्या मकसद है हमारा इकट्ठा होने का? हमारा इकट्ठा होने का मकसद, आसाम राइफल हमारी मां है और आसाम राइफल हमारा परिवार है। इस परिवार में इकट्ठे इसीलिए हुए हैं, हम अपने परिवार का जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ पर इतने दूर दूर से बुजुर्ग लाठी देख करके यहाँ पर आए हैं। क्या मतलब था ये लाठी देख कर आने का? परिवार में सबसे ज्यादा झगड़ा भी परिवार में ही होता है, सबसे ज्यादा झगड़ा पति पत्नी में होता है और सबसे ज्यादा प्यार भी पति पत्नी में ही होता है। सबसे ज्यादा झगड़ा बच्चे में माँ बाप में होता है, सबसे ज्यादा प्यार भी माँ बाप और बच्चों में ही होता है। क्या झगड़ा होता है करके उनको घर से निकाल दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है? घर का समस्या का समाधान करना घर के बुजुर्ग का काम होता है। तो आज मैंने बहुत ज्यादा चीजें कह दी, लंबा हो रहा और औरों को भी वक्त देना चाहिए। यहाँ पर जो गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष साहब लोग और अन्य साहब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन साहब लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब गौरव सेनानी संगठन का 8वां स्थापना दिवस मना रहे थे, उसमें मैं भी गया था। एक मैंने रिटर्न में लेटर दिया था उनको। जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, उस हवाई अड्डे का नाम बदली करके जनरल बिपिन रावत इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम रखा जाए। लेकिन अभी तक उस लेटर का मुझे जवाब नहीं मिला। दूसरा, जो पशु वीरेंद्र सिंह रावत साहब आए थे यहाँ पर, बल्बी साहब और मैंने जाकर के वही एक विज्ञापन फिर उनको पकड़ाया है। क्या एक हमारे देश के सबसे प्रथम सीडीएस एक जनरल साहब के नाम से इस हवाई अड्डे का नाम नहीं हो सकता? आप कोई राजस्थान में जाइए, कोई गली ऐसी नहीं है जहां मिनिस्टरों का नाम है। सारे शहीदों के नाम से वो गलियों का नाम है। यहां सारे हल्ला वाला, गुल्ला वाला, कुआ वाला, नल्ला वाला, भगवान वाला सब आ गए हैं। बिहारीगढ़, विद्या विहार, ओ विहार, अमकड़ा विहार, ढिसकना विहार, क्या उनके नाम शहीदों के नाम से नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है उन्हें बदली करने के लिए। हमारे मन में हिम्मत नहीं है, न मन में हमारे उसको बदली करने की ताकत है। तो मैं इसलिए गौरव सेनानी संगठन के सभी सदस्यों को, साथ लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं, जो हमारे लिए न्यून कमान की लड़ाई लड़ रही है, इसमें आप मदद कीजिए। वन साइड कीजिए, हमको कहीं भी कीजिए, लेकिन वन साइड कीजिए। एक ग्राम में दो परिवार कैसे हो सकती है? और जो इसमें बड़ा महात्मा है दीदी का, ये महात्मा पिछले 40 सालों से उसको ऐसे पहचान करके रख दिया है, उसका कोई दुख तकलीफ देखना तो बहुत दूर की बात है। उसने तूने खाना खाया कि नहीं खाया करके पूछने वाला भी कोई नहीं है। अब तो यहाँ पर कहने लगे कि तेरे शरीर से तो बदबू आती है। कई लोग लिखते हैं मुझे, तुमने अपना उसमें जो मैं वीडियो बनाता हूं उसमें कमेंट लिखते हैं, सबसे पहले तो तू देहरादून से निकल जा, या तो अपना मुंह चुप रख ले। ये मुंह तो चुप उसी दिन होगा जिस दिन ये सांस मेरे शरीर से निकलेगी। कोई माइका मेरे मुंह को चुप नहीं रख सकता है। साथियों, इस संघर्ष को हमने लड़ना है, विजय होना है, विजय होना है। मेरा नहीं कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंडाल में, इस समारोह में आप लोगों को आने के लिए, खास करके मातृशक्ति और बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय असम राइफल। असम राइफल की, असम राइफल की, असम राइफल की। साहिबान और
नीचे समारोह में उपस्थित मातृशक्ति महिलाएं और मेरे साथी भाई, मैं आपको असम राइफल की 190वीं वर्षगांठ पर सपरिवार से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें। आपने यहाँ पर आकर जो अपना अमूल्य समय दिया है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे दुख इस बात का होता है, हम लोग यहाँ पर देहरादून में बहुत सारे लोग हैं जो आसाम राइफल में सेवा करके सेवानिवृत्त हुए। इतनी कठिन जिंदगी आसाम राइफल की है, शायद किसी फोर्स की नहीं है। अभी यही तो अभी पहली बार आपने देखा होगा, यहाँ पर एक बिष्ट जी ने अभी महात्मा बिष्ट ने अपनी सदस्यता ली थी। 20 साल में सिपाही की नौकरी करके आया। उस बंदे ने 20 साल ये लगा लो हथियार के साथ ड्यूटी दे रखी है, अमृत में बैठा हुआ है, उसके लिए कोई रैंक नहीं। इतनी कठिन नौकरी किस फौज की है? इतना तकलीफ हम वहां पर करके आते हैं, उसके बाद वहां से आने के बाद और घर में आके बिल्कुल सो जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। एक आदमी सोया है, उसके बगल में जो आदमी जागा है, उसका काम है उसको जगाना, ताकि आसाम राइफल की जो सुविधाएं हमको मिल रही हैं वो उसको भी मिल सके। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं। अभी फिलहाल में आपको घंटा बताता हूँ, इंडियन आसाम राइफल का एक हौलदार पेंशन है खंडीमा की तरफ का, वो एक्सपायर्ड हो गया। कोई आसाम राइफल को वहां जाने वाला नहीं। और इवन उस बंदे ने CID का कार्ड बनाया है, न कोई हर जगह कुछ किया है, न इसी के इसी के फैमिली का फोन मेरे को आया। तो अब कितने दुख की बात है। आज उसका जो उसके बच्चे अपनी माँ को बोलेंगे हमारा पिताजी ऐसा था, उसने कैंटीन कार्ड भी नहीं बनाया, न अपने ECHS बनाया, तो वो सुनना किसको पड़ेगा? एक तो उसके सिर से पति की छाया चली गई, दूसरी बात बच्चे उसको ताना सुनाते बार। तो इस चीज को हमने फॉलो करना है कि कोई भी आदमी हमारे अगल बगल में है वो उसके पास सब चीजें हो सके, यदि वो बीमार भी पड़े उसके बच्चे उसको खुशी खुशी हॉस्पिटल पहुंचा जाए। यार हमारे पिताजी के पास कार्ड है, हम कैशलेस उसका इलाज हो जाएगा। आप देखो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पहले पैसा जमा करते हैं, उसके बाद ही काम करते हैं। और सदस्यता लीजिए, भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रस की धार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप देश का नहीं तो आसाम राइफल का तो प्यार आपके दिल में होना चाहिए। हम आसाम राइफल की पेंशन रहते हैं, हमारे बच्चे जो भी फले फूले हैं इस आसाम राइफल की बदौलत है। तो आप संगठन से जुड़िए, कोई भी आदमी। और मैं तो ये चाहता हूँ किसी को ऑफिस के चक्कर काटने की भी जरूरत न हो। एक फोन आए, उस फोन पर उसका काम हो जाए। आप मेल भेजो, आप व्हाट्सएप से भेजो। हमारे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ साहब से, सिर्फ निकी साहब और हर्षमोहन साहब ही, मैं हमेशा बोलता हूँ साहब से, हमें जो भी परेशानी है हमारे गाइडलाइन है, सब संपन्न है, उनके पास सब कुछ है। जो हमें नहीं आता उनसे पूछेंगे, वो हमें रास्ता देंगे। तो जब यहाँ पर पहुंचते थे मैं साहब सजवान साहब को पहचानता हूँ। पहले साहब आते थे, बीच में साहब ने भी बंद कर दिया। तो 3 साल लोगों में पहचानता हूँ, यहाँ पर 4 साल 5 साल मुझे भी होंगे पेंशन आए हुए। तो साहब यहाँ पर जब आए तब हम उनको पहचाने, रास्ते में मिले, जय हिंद तो बोल सकते हैं। हम इतना ही दे सकते हैं, आपके से बड़े को हम दे जा सकते हैं, हमारे पास है क्या देने के लिए? एक जय हिंद शब्द है, उसी से उनका सीधा बहुत चौड़ा होगा। 3 आदमी शिविर के उनके साथ होंगे, मैं एक आदमी को जय हिंद बोलूंगा तो बोलेंगे हाँ के कौन है? तो हमेशा नहीं साहब बात सुनते थे यहाँ पर में। आज एक साहब और जुड़ के, मुझे उम्मीद है कि अगली बार में 2-3 साहब और जुड़ जाएंगे। तो मैं ज्यादा न करके यही कहता हूँ, अब एक जो प्रियंका लड़की का रुद्रप्रयाग से आया था, उसके लिए क्राउड फंडिंग हो रही है, 2 लाख रुपए का उसके अकाउंट में पहुंच गया होगा। तो सभी लोगों ने मदद करनी है।
हमारे आसाम राइफल का आदमी यदि जमीन से थोड़ा नीचे है तो हमने ये कोशिश कर लिया तो हमारे बराबर ना आए तो हमसे थोड़ा सा नीचे हो, तब भी हो। उसको कोई भी बोल के इसका पिताजी आसाम राइफल में था तो उसके हालात देखे तो आसाम राइफल का बदनाम, तो उसके लिए क्राउड फंडिंग करनी है साहब। दान देना भी बहुत पुण्य का काम है। उसे उनके बच्चों के रहने के लिए हमने यहाँ बात कर दिया, उनका खाना पीना रहना एजुकेशन सारे सब फ्री होगा, हमने उसके लिए बात कर दी। मैंने साहब को रवि साहब को बता दिया क्योंकि वो उनसे टच में है। मैं बोला आप उनको बता दिए जब भी वो आना यहाँ जाते हैं 2 दिन पहले हमको बता दें, हम उनका रूम सब तैयार कर देंगे और वो बढ़िया तरीके से यहाँ रहेंगे। क्या करेंगे वहां पर उनको जब कोई देखने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम वो आ जाएंगे तो कोई भी आदमी उनसे मिल सकता है, सब तो उनके गार्जियन है। दूसरी साहब मेरी एक आप लोगों से अपील है, मैं साहब लोगों को बताना चाहता हूँ, परसों हर्षवर्धन साहब को बता, एक आदमी है धूलीकोट में ग्राफिक हॉस्पिटल के बगल में, उसने आसाम राइफल में 7 साल नौकरी किया है, 7 ईयर। वो इस दिन 15 तारीख को जब डीजी साहब आए थे यहाँ पर लाठी लेके आया था अपनी स्टिक लेके, मैंने उसको बोला था आप मत आना क्योंकि आपको वहां पर पूछेगा नहीं तो फिर आपकी फैमिली आपके बेइज्जती समझेगी। लेकिन वो किसी के ढांचे से यहाँ पर आ गया और वैसे हुआ जो उसका हो नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो प्लान था जो भी चीजें बनी थी वो सेट बनी हुई थी। यदि उसमें एक आदमी आ जाता है तो उस पर कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। जो बोलना है वो भी बना था कि कितना बोलोगे उतना ही बोल सकता था। तो वो आदमी की कहानी है, 7 साल उसने आसाम राइफल में नौकरी की, छुट्टी आया 2 महीने की, घर में फैमिली का डिलीवरी था, डिलीवरी टाइम से नहीं हो सका, वो छुट्टी जाने में लेट हो गया और घर में फैमिली की देखभाल करने के लिए माँ बाप भी नहीं थे और घर में बैठ गया। 3 साल बाद उसको याद आई तो यार मेरा थोड़ा हालत खराब हो गई है, पैसे की कमी हो, नौकरी करने जाओ मिजोरम में यूनिवर्सिटी, उसको गेट के अंदर नहीं आने दिया और वो वापस यहाँ आ गया। ठीक है, चौकीदारी करके आपको कर रहा था, काम धंधा कर रहा था, लेकिन जब ग्राफी वगैरह बन रहा था उसको वो चौकीदारी के काम कंडक्टर का सामान देखता था। लेकिन एक दिन उसको 2022 में उसको अटैक पड़ गया, पैरालाइज। 2022 के बाद उसकी जो जिंदगी है वो नरक बन गई। कहने का मतलब वो अपने कपड़े अपने आप तक नहीं पहन सकता है। तो उसका फोन में उसके पास में गया घर में, वहां पे हमसे जितनी मदद होगी हम करेंगे, लेकिन आपने किया जो गलत है। आपने फोन पे तो पूरा नौकरी किया नहीं, लेकिन यदि आप आसाम राइफल का गुण गाते हो तो ठीक है, हम अपने साथ लोगों से कहेंगे, अपने जो साथियों से कहेंगे कि जो हमसे मदद हो सकती है हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आप यहाँ मत आना। लेकिन वो आगे तो बाद में उसको ऐसे ही जाना पड़ा। तो यदि 7 लोग बोले यदि हम लोग उसकी कुछ मदद कर सकते हैं, मेरा विचार है तो हम 1 लाख पैसा जमा करके कुछ आदमी जाके जितना पैसा जमा होगा उसका चेक देके एक मीडिया को बुला के, ताकि दुनिया के नजरों में भले कि आसाम राइफल वाले कुछ कर रहे, एक आदमी एक ऐसा था उसकी मदद किया है। तो इसके लिए मैं 7 लोगों से राय ले लूंगा और उसके बाद ग्रुप पर डाल दूंगा। जो भी 7 लोगों का डिसीजन होगा, आप लोगों का डिसीजन होगा, वो सिरोधारी। लेकिन मेरा अपना मानना है हमको दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको मैंने बहुत ज्यादा समय दे दिया है, आज इतना टाइम भी नहीं है। एक बार आपको सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। साहिबान, हमारे गौरव सेनानी संगठन के साथी, मातृशक्ति, वीर नारी एवं हमारे सारे जवानों, ये तो सभी ने बता दिया। मैं भी यही बोलूँगा, सबसे पहले आप लोगों को हमारे 190वें जन्म जयंती पर या इसके रेजिंग डे पर, स्थापना दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। और मैं ये यदि पूछूं आप लोगों से कि आज हम कितने साल के हो गए, तो मुझे जवाब क्या मिलेगा? कितने साल के हो गए साहब? हम 190 साल के। तो हमारी इतनी लंबी उम्र है, समझ लो अभी भी हम यंग हैं। तो
जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे बलिदानियों ने हमारे इस पोस्ट के लिए अपना बलिदान दिया और उसको स्थापना दिवस हम यहाँ पर मना रहे हैं। और यही हमारा सौभाग्य है कि सबको इस अवसर पर एक साथ यहाँ पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में भी इसी प्रकार से अपना हर, हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, कोई भी इवेंट हो तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बोलते हैं 100 दिन काम का 1 दिन राम का, तो ये हमारे तो भगवान है। आज हमारे पास, हम देहरादून में सेटल हैं, तो किसकी बदौलत है? क्या हमको किसी राजनीतिक दल ने कोई पैसा दिया? क्या किसी मंत्री ने दिया या किसी अन्य संस्थाओं ने दिया? हमको आसाम राइफल ने यहाँ तक पहुँचाया कि हम इस देहरादून में आकर के हमने अपना घर बनाया। आज सबके पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी है और वो सब है, सब कुछ है इस आसाम राइफल की देन। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ और गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे हर इवेंट में, कहने का मतलब जहाँ भी गौरव सेनानी संगठन आसाम राइफल्स जहाँ भी जाते हैं तो इसमें आप अपना योगदान जरूर देंगे। और साहब लोगों ने बता दिया, गौरव सेनानी संगठन के साहब लोगों ने, तो बाकी जो साहब लोग जाते हैं, हम गए थे, साहब ने भी बहुत बार बताया, तो जिनकी इतनी जटिल जटिल समस्याएं जो कहीं से समाधान नहीं होती, जिनके ऊपर की पुलिस का इतना वर्चस्व था कि वो बंदा डरता नहीं है, वो बोलता है कि क्या कर लेंगे कोई, और वहां जाकर के हमारी गौरव सेनानी संगठन में आज उसकी चूं करने की हिम्मत नहीं होती है। साथ में गए थे, मेरे साथ में गए थे और गौरव सेनानी संगठन में जब ये बात है सहदारा रोड की, हमारे एक सर्विसमैन है, उनकी मिसेस वहाँ सहदारा रोड पर रहती है, तो इतनी बार उसने इतना तंग कर दिया उनको कि कभी, और उसका नीचे वाला फ्लैट है उनका ऊपर, कभी उनकी बच्चों की साइकिल को बाहर फेंक दे, कभी गेट बंद कर दे, और वो इतने परेशान हो गए और रोकते मतलब। अब जब हम वहाँ गए तो पुलिस वालों ने बोला वो घर पे नहीं है, पुलिस वालों के साथ इतना मिला हुआ है, हमने कहा बुलाओ तो उन्होंने बोला घर पे नहीं है। लेकिन हमारे गौरव सेनानी संगठन के ही एक साहब वहां रहते हैं, उन्होंने बोला मैं भी देख के आया हूँ घर पे है, और जब पुलिस वालों को बोला तब कैसे वो लाए, और उसका सब कुछ उस दिन के बाद आज तक वो दिखा रहा था, इतनी मोटी मोटी सोने की चैन, यहाँ के नहीं जो गले में लपेटे लंबे छोड़े, एक्चुअल मतलब वो मुजफ्फरनगर साइड के हरियाणा के थे, राकेश ढाका, तो वो दिखा रहे थे उनको अपनाओ। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पर गौरव सेनानी संगठन, पुलिस सबसे पहले तो पुलिस ही ली, जब पुलिस ने देखा कि अरे ये तो बहुत सारे लोग हैं, और दूसरे भी हमने ये कह दिया था कि ज्यादा लोगों को आने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कितने लोगों की जमीनें जिन पे की माफियाओं ने कब्जा कर दिया था, पैसे ले लिए और उसके बाद उनके पैसे नहीं दिए। वो संगठन, हमारे गौरव सेनानी संगठन एक ऐसा संगठन है कि उन्होंने उनकी जमीन भी दिलाई, भाई तुम्हें पैसे लेने के तो जमीन कहाँ है, उन्होंने जमीन भी दिलाई। तो मैं आपसे उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गौरव सेनानी संगठन के साथ, यदि वो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ आते हैं तो हमें भी गौरव सेनानी संगठन के कार्यक्रम में जाना चाहिए। तो जब मेरा थोड़ा बात लंबी हो जाएगी तो इसीलिए मतलब मैं अपने बातों को यहीं पर, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इसके साथ मैं बोलूँगा सबसे पहले हमारा आसाम राइफल का क्या हुआ है, एक वार क्राई बोलते हैं, हम बोलते हैं बोलो दुर्गा माता की। आवाज नहीं आ रही, मेरी एक पत्नी की आवाज इतनी आ रही है, आवाज नहीं आई, जोर होना चाहिए, जिसकी मैं भी बोला अभी जोर से बोलिए, सारे बोलिए, ठीक है। बोलो दुर्गा माता की, भारत माता की, भारत माता की, असम राइफल की, असम राइफल की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब एवं अन्य पत्रकारिता, सरदार साहिबान, वीर नारी, मातृशक्ति और मेरे मातृ सैनिक भाइयों, आज हमारा 190 वर्ष पूरा हो गया है, सभी साहब लोगों ने विदित किया है। आज हम इस भारत भर में जो है अपना 190
वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये जन्म दिवस समारोह यहाँ पर मना रहे हैं। और मैं माँ दुर्गा से बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से हम इसी हॉल पर, इसी जगह पर जो है सब सुखी संपन्न के साथ जो है हर प्रतिवर्ष जो है 24 मार्च को जो है अपना असम राइफल्स का जन्म दिवस मनाएंगे। थोड़ा दुख भी होता है। मैं आज सुबह, मैं कल शाम उत्तरकाशी से आया इस मीटिंग की वजह से। मैंने जब 2-3 सैनिकों को फोन किया, अपने पूर्व सैनिकों को, कि भाई आज मीटिंग है, वो भूल गए हैं कि आज जो है असम राइफल्स का जन्म दिवस है। तो ऐसे सैनिकों के लिए, हम सबके लिए धिक्कार है। जब पेंशन आती है खाते में तो तब तो पैसा मिलता है 25 और 26 तारीख को। आज उस असम राइफल्स के प्रति उस सैनिक भूल गया है और जीसू से धिक्कार है हम सबके लिए। हमारे बीवी बच्चे पड़े हैं उस फौज से, और आज वो सैनिक मुझे बोल रहा है कि हमें तो पता ही नहीं कि असम राइफल्स का जन्म दिवस है। बताइए, कोई बच्चा होता 10 साल नौकरी किया होता, 15 साल नौकरी किया होता, एक जीसू मुझे ऐसा बोल रहा है, तो बड़ी विलंबन की बात है। क्योंकि संगठन के प्रति हमारा प्यार भाव नहीं है, इसलिए उसको जो है सिर्फ पेंशन से मतलब है। आज की डेट में असम राइफल जाए भाड़। तो मैं आइंदा सभी सैनिकों से ये आग्रह करूंगा कि कोई इस प्रकार का जो है बात किसी को न बोले कि हमें पता नहीं है कि 24 मार्च को जो है असम राइफल्स जन्म दिवस है। तो मैं सबसे निवेदन यही करता हूँ, आगे हम लोग इससे भी अच्छा मनाएंगे। और हमारे जो गौरव सेनानी संगठन यहाँ पर आज आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज हमारे इस जन्मदिवस समारोह में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर जो है पधारे हैं। और मैं संगठन से, असम राइफल्स पूर्व सैनिक संगठन से आग्रह करता हूँ कि ये संगठन के अंदर जो है बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है। और इसकी जो फीस है मात्र ज्वाइनिंग की 500 रुपए। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप गौरव सेनानी संगठन से जुड़िए और ये संगठन हमारे रात दिन जो है काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मैडम। और जाने से सब कुछ देख रहा है ऊपर से। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार आते हैं और यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा, मैंने एक कल रिक्वेस्ट किया था, अभी नेगी साहब से भी मैंने उसकी बात की थी। तो मैम 1 मिनट में, मैम 1 सेकेंड। हाँ, तो हम आज 190 साल जो असम राइफल का स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसमें एक नया संगठन के तौर पर एक संगठन खड़ा कर रहे हैं। मैम आप बोलना चाहेंगे? चलो धन्यवाद इसके लिए। और दूसरा लास्ट में एक और मैं इनके साथ एक सदस्य और जोड़ रहा हूँ। ये अच्छा, उसके बाद में अध्यक्ष में हो गई उपाध्यक्ष, जो प्रेमलाल आर्य साहब है उनकी मीन साहब होंगे उपाध्यक्ष। ताली क्यों, नाराजी हो रही है क्या? चलो उनको माला पहना दो मीन साहब को। और सचिव के तौर पर मेरी मैडम है बिमला देवी, वो काम करेंगी। चलो खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। और इस संगठन की, सारे संगठन की जो लीगल एडवाइजर होगी वो मेरी बहू होगी कल्पना, वो एडवोकेट भी है। और आज कोर्ट में कोई काम था, वो इसलिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकी, कोर्ट में गई है। जिसको भी महिला को प्रॉब्लम होती है उनका नंबर हम दे दें।
कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे आपको संगठन का सहारा लेना है, ये पूरा संगठन आपके साथ है, आपको आगे दिया जाएगा, हम पीछे होंगे। इवन आपकी जमीन कब्जा रखी है, घर कब्जा रखा है, जो भी कर रखा है, हम आपके साथ हैं उसमें। और ये जो महिला शक्ति है वो हमारा मार्गदर्शन करेगी। धन्यवाद। नमस्ते। मान्यवर अफसर साहिबान, जैसू साहबान तथा मेरे प्यारे जवानों और मातृशक्ति और वीर नारियों, आज जैसे कि सर्व विदित है कि आप यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो हमारे आसाम राइफल के जो संगठन है वो और उसका आसाम राइफल में जो राइजिंग हुआ है 1835 में, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर इस दिन को दिया है। बड़ी खुशी की बात है। और मेरा एक संदेश है कि जो लोग सदस्य तो बन गए हैं लेकिन दर्शन नहीं देते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को सुनाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप लोग मेरा ये संदेश नाम लेकर उन लोगों को, पड़ोसियों को, जो हमारे भाई हैं, सैनिक भाई हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं कि PL आर्य साहब ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। वो किस लिए दिया है कि यहाँ पर जो नहीं आने के लिए दिया है। अगर आप आ जाते हैं तो कितना धन्यवाद होगा आपका, वो समझ सकते हैं। तो ये जरूर भूलिएगा मत, ताकि मुझे गाली तो दें कम से कम, और कुछ नहीं दे सकते तो। देखिए हमारी आसाम राइफल भले हमें कुछ कम मिल रहा हो, इसके लिए संघर्ष हो रहा है। नायर साहब संघर्षरत हैं और आज के दिन भी लोकरा आसाम कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ की मीटिंगें करवा रहे हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट में भ्रमण कर रहे हैं अपना घर छोड़कर। और हम यहाँ एक दिन के लिए इतना समय संगठन को नहीं दे सकते हैं। ये हमारे लिए कोई दूसरा लड़े लेकिन हम ना लड़े, हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाए। तो इस तरह के लोग हैं हमारे बीच में, तो कौन करेगा। अगर कोई मतलब है VIP आता है, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ यहाँ पर, और 10 आदमी वहाँ पर होते हैं, तो VIP बोलेगा मैं कुछ नहीं करता, कोई तो बोलेगा। हमारे जो DG साहब हैं, कितने मतलब वर्षों बाद मतलब इस तरह का DG हमको मिला हुआ है, लेकिन पिछली बार थोड़ा सा ड्रिल हमारा यहाँ पर गड़बड़ा गया था। कारण गड़बड़ाने का एक और भी था कि जो मंच का संचालन है उनकी तरफ से हो रहा था। DG साहब ने कहा था कि आप लोग हमारे मेहमान हैं, जो कुछ करेंगे समान हम करेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर हुआ है कि मंच में जो माइक है वो हमारे यहाँ पे जो मंच के संचालक हैं उनको नहीं मिला, ताकि हम इतना कह सकते हैं कि DG साहब जब गवर्नर साहब को ले जा रहे हैं, सी आउट करने जा रहे हैं और वापस आएंगे, बैठेंगे यहाँ, तब जाके मतलब है आपकी समस्याओं को उनके सामने एक एक करके तब तो वो सुलझा सकते हैं। उनको घेर दिया गया उनके लिए। वो तो इतना शांत व्यक्ति हैं, कोई मतलब है एक लेफ्टिनेंट जनरल के सामने जा सकता है, इस तरह से बात कर सकता है जैसे यहाँ पर हुआ, लेकिन इतने शांत, बहुत ही शांत किया है। और आते ही उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने सब जो है ये समारोह किया, रिटायरमेंट का संबोधित करना, उनको मतलब है प्रशंसा पत्र देना, ये कार्य उन्होंने किया और हर माह करते हैं। दूसरा उन्होंने ये काम किया है आपके
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऑफिस में हमारा स्टिकर ले, ये एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने रखा है। तो बहुत से और भी काम किए हैं उन्होंने और कर रहे हैं। और यहाँ आप लोगों ने देखा ही है कि क्या क्या किया था। ट्रक भर के वहाँ से आया, वहाँ से वर्किंग पार्टी भी आया, जज बैंड भी आया, पैट बैंड भी है। तो बहुत सारा खर्च उन्होंने वहाँ से किया है हमारे लिए। उनका कथन है कि आपकी समस्याओं को समाधान आप नहीं आएंगे हमारे पास, हम आएंगे आपके पास। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? अब उसके लिए चाहिए कि आपकी जो रिपोर्टें हैं तरतीबवार, फोन में नहीं, यहाँ पर आके जो भी कार्य करता है, चाहे अरेसक है चाहे अरेवक है, उनको लिखित रूप में भेजें, आपका फॉरवर्ड किया जाएगा और आगे से उस चीज़ का समाधान होगा। हमारे यहाँ पर रमेश राम साहब बराबर वीडियो बना रहे हैं और जिस पर कार्य कर रहे हैं, जिसकी भी रिपोर्ट उनके पास आ रही है, वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है, उस पर कार्य हो रहा है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहुत कुछ कहने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं अब मतलब है ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। जय आसाम राइफल, जय। और 20 साल में वापस आया। रमेश साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनकी वीडियो में देखता हूँ, बल्कि हर एक दिन देखता हूँ, लिखता नहीं। और वो जो जोश होता है, वो जोश भरने का काम साहब ने किया है। MC तिवारी साहब का देखता हूँ, सजवान सर हैं और हमारे नहीं, ये साहब तो हैं ही, और साहब लोग भी हैं। मैं खुद दोषी हूँ इस बात का। पहले मैं गुसाई साहब के टाइम पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा सर्विस नहीं किया अपने राइफल में, अपने राइफल में मैं 20 साल में घर आ गया। मेरे को 15 साल हो गए पेंशन आए हुए, और मैंने ये साहब के साथ भी काम किया। लेकिन वहाँ पे बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, आप लोग नहीं होंगे कि दूसरे देगी साहब से, गुसाई साहब के साथ में उन्होंने अपना झांपा उठा के अलग ऑफिस खोल दिया था। तब से थोड़ा मैं अलग हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ, अभी साहब ने बोला, हर एक ने बोला, हमारे पंडित जी ने बोला कि बहुत सारे लोग इसमें आ नहीं पाते। हाँ, सही बात है, आ नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी मजबूरियां होती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा नहीं होती है। तो ये गुलदस्ता होता है, हर एक तो काम नहीं कर सकता, सजाना पड़ता है कौन किस पे अच्छा है, कौन किस पे, तब एक गुलदस्ता बनता है। जो नहीं आ रहा है उसको जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। और आ वही न रहा है जो संपन्न है। आ कौन रहा है? हम जैसे, आप जैसे हुए लोग आ रहे होंगे। हम लोगों ने आपका, अभी गौरव सेनानी वाले हैं यहाँ पे, मैं कहता हूं ये लोग आपके काम आएंगे, ये संगठन काम आएगा, अपना भाई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप बुलाओ अपने भाई को, ये छुड़ाएंगे। इनका साथ देना बहुत अनिवार्य है, जो मैंने खुद रियायत किया है। इनका साथ देना, ये आपका साथ है, आपका भाई नहीं आएगा। मैंने अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। कोई अमेरिका में उनके बच्चे, कोई इंग्लैंड में, कोई डॉक्टर है, कोई सब कुछ है। फौज का एक ऐसा भड्डू होता है ना कि जब वो खाना खाता है, तो जब उसका घर से जुड़ा था, तो 3 भाइयों से हम पैसे मांग करके उनको देते थे कि भाई अपना पैसे मुझे दो, घर भेजना। इतना निस्वार्थ से वो भाव होती है। लेकिन हमको धोखा दिया जाता है, खासकर जो सिविल वाले हमारे भाई लोग हैं। मेरे चारों सिविल में 4 अवसर हो गए। उसके बाद मेरा बच्चा अब है, पढ़ रहा है, इसलिए मैं मजबूरी भी पेश करूंगा आप लोगों के साथ। मेरा बच्चा अभी पढ़ रहा है, लेकिन भगवान ने मुझे 4 आंखें दी थी। मैं MA BEd था, मैं इस समय सारा इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ और मैं उस काम को चला रहा हूँ। लेकिन ये देन मुझे आसाम राइफल के जोश दिया। मैं आसाम राइफल के अंदर ह्यूमन राइट्स में फर्स्ट पंडित था, जिसने ऑल इंडिया से पहला प्राइज जीता। मैं लाया हूँ फर्स्ट प्राइज ह्यूमन राइट्स में। डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया R बैंगलेट चले गया, उनके सामने मैंने स्पीच किया और फर्स्ट प्राइज देके आसाम राइफल के लिए आया। मुझे गवर्नर अवार्ड मिला। शायद बहुत मेरे टुकड़ी आप सबके होंगे, बहुत लोग हैं इनके साथ में। वहां पे मैं गया था। 12 में मेरे बलदेव साहब हैं। मैं उसके बाद भूल रहा हूँ मैं कहाँ गया, क्योंकि कुछ परेशानी हो जाती है परिवार को चलाना। ये कमल आदमी जिससे घर पे डायरेक्ट जेसस का पोस्ट किया हो, वो अपने परिवार सर पहले का सुख और बाद का दुख खराब होता है। मैं कर नहीं पाया नौकरी, कुछ मजबूरी थी। मैं 20 साल में आ गया। मेरे साथ के 5 साल से पीछे है असिस्टेंट कमांडर। लेकिन
मैं उसको अभी झेल रहा हूं, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों का काम होता है। झुकता कौन है? जिसमें जान होती है। अकड़ता मुर्दा है तो नौजवान साहब दुखी नहीं होना। वो मूर्ख है जिसने आपको से बोला साहब है, विश्वास भाव से करो। वकील हैं इनके बच्चे, आर्य साहब के वकील बच्चे से पोस्टर हैं, बाजवा साहब के हम देखते थे माते हैं। जरूर आता हूँ, परसों भी आता हूँ बीच बीच में, फिर मैं अपने स्कूल भाग जाता हूँ। अभी भी मैं पेपर लेके आया, उत्तराखंड का मैथ का पेपर था लास्ट, उन पेपर को देख आया, मैंने अलमारी बंद करने जाना। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग एक गुलदस्ता के रूप में रहेंगे, सब कुछ होगा। मेरे साहब का कल फोन आया था, तो मैंने कहा चलो, मैं बैठा हुआ था घर में, तो मैंने 2 शब्द लिख दिए अपने आसाम राइफल की वीरांगनाओं के लिए। बोल दीजिए सर। हाँ, यही पर बोल दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम तो बाद में था आपका, लेकिन बोल दीजिए, आप कागज निकाल दे, बोल दीजिए। चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों का, मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वालों का, साहिबानों का अवसर, साहिबानों का सरदारों का, साहिबानों का सरदारों का, आसाम राइफल के वीर जवानों का, उन माताओं का, उन बहनों का, उन पिताओं का, उन वीर बलिदानियों का। चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों का, मातृभूमि बल वेदी पर शीश चढ़ाने वालों का। जौहर की, जौहर बोलते हैं ज्वाला, आगे मतलब उसको नम्रता से भी होता है और तेजी में भी होता है कि जौहर की ज्वाला को जगा दे, आग लगा दे प्राणों में, नूतन शांति जोश जगा दे आसाम राइफल के वीर जवानों में। छोड़ किनारा कूद लो, छोड़ किनारा कूद पड़ो तुम इन वीरों के आंदोलन में। कौन से वीर? ये वीर साहब, ये वीर है जो लोग आप बैठे। आप लोगों को बोल रहा हूं जिनको नौजवान साहब नाराज हो रहे थे, वीडियो बनती है, सुना देना उनको कि छोड़ किनारा कूद पड़ो तुम इन वीरों के आंदोलन में। खून पसीना बहा रहे हैं तिवारी साहब, खून पसीना बहा रहे हैं जो उनका साथ निभा दो तुम। लाओ फिर नया सवेरा, आसाम राइफल को बचा लो तुम। चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों का, मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वालों का। उस तिरंगे को मेरा नमन है, जान देकर बचाएंगे इसको, ये तो जीवन का अपना प्रण है। अगली लाइन बहुत खतरनाक है और भूल गया हम। इसमें डूबा शहीदों का खून है, इसमें डूबा है बहनों का सिंदूर। इसमें तिरंगा जान दो है ना, इसमें डूबा शहीदों का खून है, इसमें डूबा है बहनों का सिंदूर। कोटि प्राणों से मांगा ही है, ये तो जीवन का अपना प्रण है। जो तिरंगा है उड़ता गगन में, उस तिरंगे को मेरा नमन है, जान देकर बचाएंगे इसको, ये तो जीवन का अपना प्रण है। ये हिमालय से ऊंचा बहुत है, ये हिमालय से ऊंचा बहुत है, गंगा जल से भी निर्मल कहानी। कोटि प्राणों से मांगा यही है, ये तो जीवन का अपना प्रण है। जो तिरंगा है उड़ता गगन में, उस तिरंगे को मेरा नमन है, जान देकर बचाएंगे इसको, ये तो जीवन का अपना प्रण है। जय हिंद, जय भारती। इसके लिए चलते रहिए, जब भी सहयोग होगा मैं बीच में आता हूँ, आऊंगा, लेकिन परिस्थिति में आप लोगों को बताया मेरा बच्चा छोटा है, मुझे काम करना पड़ेगा। ये है, ये हम सब के लिए इसकी बधाई हो और भगवान के लिए, उस परमपिता परमेश्वर और अपने अपने इष्ट देवता, इष्ट देवी, कुल देवता, कुल देवी और जो मुख्य हमारा फोर्स आसाम राइफल का जय घोष भी है, वो दुर्गा माता, उनके लिए क्या है धन्यवाद। भगवान को, भगवती दुर्गा माता सबके अपने अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, उनको है धन्यवाद। हम सबको है बधाई। भगवान को, भगवती को धन्यवाद, इसलिए कि उनकी कृपा से आपको, हमको 190वीं वर्षगांठ यानी 191वां स्थापना दिवस भी देखने, मनाने को मिल रहा है। रही बोलने की बात, बोलने के लिए
कोई आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं, सब समझते हैं। जिनके लिए बोलना था वो उपस्थित नहीं होते, जो उपस्थित हैं वो सब विज्ञ हैं। क्या क्या लाभ होते हैं शास्त्र में बोल रखा है, संगे शक्ति कलोयुगे, संगठनों में शक्ति है। ज्यादा डिटेल सब जानकार हैं। आजकल तो 4 वर्ष का बच्चा भी जानकार है। पूरे विश्व में, भारत के अंदर सब देख रहे हैं क्या हुजूम, 4-4 लाख, 1.5 लाख। उसके आगे फिर दूसरे पक्ष का क्या होता है, क्या हाल होता है वो पता ही है। 1000 भैंसों के झुंड के सामने शेर की क्या हालत होती है सब जानते हैं। बोलने की कोई जरूरत नहीं ज्यादा। और बोलने का जो है, अभी हमारे जो कमांडेंट नेगी साहब जो अध्यक्ष हैं वो हैं, पेट्रोन चीफ हैं, वो सब कुछ बताएंगे। बाकी पहले अभी तक जितनों ने बोल दिया, बोलने की बातें वही हैं। ये हम जो कुछ बोलते हैं ये अपने विचार हैं, ये फाइनल नहीं है। फाइनल जो हमारे संरक्षक साहब लोग हैं, ऑफिसर साहब लोग, वो जो बात बोलते हैं फाइनल वो होती है। हम अपने विचार बोलते हैं। ये मैं पहले क्यों भूमिका जमा रहा हूँ, मैं कुछ बोलने वाला हूँ, एक ही बात बोलने वाला हूँ, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। जो उपस्थित हैं वो सब जानते हैं, तो फिर बोलना किसको? जिनके लिए बोलना है वो बातें नहीं है। रामायण का पाठ मैं अब यहाँ पर शुरू नहीं करूंगा, उसका बता देता हूँ कि संत कोटि महाको तुलसीदास जी ने रामायण में बता रखा है। करोड़ों में एक होता है संत, और करोड़ों संत में एक होता है भक्त, और करोड़ों भक्तों में एक होता है जो परम भक्त भगवान का। यहाँ पर क्या इतने होने चाहिए थे, इतनी संख्या होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। हर चीज को पॉजिटिव लीजिए, शास्त्रों में बता रखा है। पंडित जी तो शास्त्रों की बात थोड़ा ज्यादा करेंगे। जितने आए हैं करोड़ों में से एक आ गया तो करोड़ आ गए। अगर आप यहाँ पर 100 आदमी आ गए तो ये 10 करोड़ आ गए हैं। तो जो नहीं आए हैं उनमें से निकलता तो इतना ही है। ये तो प्राचीन काल से देश कर रहा है। हमारे सुरक्षा बल के लोग संघर्ष, इसलिए तो हमारे ये जो देश जो है सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, तो सब सुरक्षित है। हम ये सब जो चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने अपने स्वार्थ पे लगे रहते हैं। तो मेरा कुल मिलाकर के मतलब है कि हम लोग सब, अभी हमारे 2 संगठन है, दोनों संगठन कार्यरत है। आप जो है चाहे अरेवा में काम करवाएं, अरेसा में काम करवाएं, लेकिन कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मैं जहाँ तक, मैं तो आज ही अपना रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार था। मैंने बोला भाई मैं ये पैटर्न नहीं रह सकता, मैं क्यों बेकार में अपने बीच में फंसा रहूं मैं, तो मुझे बुरा लगता है। लेकिन आप लोगों को जब तक आप संगठन नहीं होंगे, अपना प्यार नहीं देंगे, तो कैसे हम काम करेंगे। और तिवारी साहब इतना अच्छा एक्सीलेंट काम कर रहा है। एक लोगों को ढूंढने के लिए जो है वहां जगह जगह जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं। कोई कोई तो रोता है कि भाई मेरे आसाम राइफल के लोग मुझे मदद करने के लिए, अब मेरी पूछताछ करने के लिए आते हैं। तो हम दूसरे को, एक दूसरे की हमारी मदद करनी चाहिए, हमें बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम पता नहीं क्यों पीछे रहते हैं, क्यों अपनी आत्मा, हम क्या करेंगे यहाँ से जाने के बाद जो है आपको दोबारा परलोक से वापस नहीं आएंगे। तो यही एक जगह है जो हमारा कर्मकांड का क्षेत्र है। आइए इधर जुड़िए और अपना जो संघर्ष है, जो अपना जज्बा है, जो आप कर सकते हैं किसी समाज के लिए, आप कीजिए। समाज की भलाई के समाज आपको याद करेगा जाने के बाद। सब लोग जाने के बाद जो है जरूर आपको याद करेंगे कि फलाना आदमी ऐसा था। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं जरा ज्यादा समय ले रहा हूँ, मेरी आदत है, आदत तो क्या है, लेकिन फिर भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ दिल से जो है हमारे दौड़ियाल सर का और मैडम का, और जितने भी लोग आप सभी आए हैं यहाँ पर। आप लोगों को जो है इस जन्मदिन जिसको बोलते हैं या स्थापना दिवस पर बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जीवन मंगलमय हो, सुरक्षित हो और आप खुशहाल जीवन व्यतीत करें अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जरा जयकार 2-3 बार जरूर लगाएंगे। आसाम राइफल की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा दिन आप लोगों के गले में पता नहीं क्या कोई सांस लगी हुई है।
भाई हम यहाँ बुजुर्ग, आप यहाँ इतना चिल्ला सकते हैं तो आपकी क्या हिम्मत नहीं है ऐसी? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ पर आए हैं और आगे जो है संगठन से जुड़ने के लिए जो है और लोगों को प्रेरित कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिजली लोगों का काफी पैसा भी आ रखा है, लेकिन उनका आ गया पैसा, लेकिन मेरे को वो सूचित नहीं करते, क्योंकि मैं अपने पेंडिंग फाइल से हटाऊं, मेरे को पता चल जाता बाहर से कि इनका आ गया, लेकिन बताना चाहिए थे। उसी बारे में थोड़ा सूक्ष्म रूप से बताएंगे साहब। मैं भूल गया था उस टाइम बताना, जिला उम्र हो जाती है तो दिमाग उछलना शुरू करता है, निकल जाता है दिमाग से। आप ये बताओ, इसमें डिसेबिलिटी पेंशन जिन लोगों ने लमसम ग्रांट लिया है कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। सिर्फ एक है। लमसम पेंशन हाँ, जिसका फायदा एक लमसम ग्रांट दिया गया है, वो कितने लोग हैं इसमें जिनको शिलोंग जाकर के कर्जे आए हैं या मिल गया है? कितने? हाथ खड़ा करो। एक ही है। अब इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने फोर्स के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं, इससे पता चलता है। ये मिला कैसे, ये बताओ मेरे को। कितने लोगों को पता? हाथ खड़ा करो। एक को पता नहीं है। 2021 में एक रतन में राम बाबू था जिसकी आंख खराब हो गई थी, जिसके वजह से उसको एक आसम रेफल में 29 और 30 साल के बीच में सर्विस रिव्यू होता है। उसका सर्विस रिव्यू नहीं करके वो शिलोंग का था राम बहादुर थापा, उसको सर्विस रिव्यू नहीं करके घर भेज दिया था। उसने जाकर के गुवाहाटी हाईकोर्ट में कोर्ट केस किया और उसमें उसने उस पर स्टे लगाया, जो वो उसको डिस्चार्ज कर दिया था। तो उसने उसमें 3 मांगे रखी थी। एक तो सबसे पहली मांग रखी, जितने हम इस ग्रुप में बिगड़ सर्विस रिव्यू का पेंशन घर भेजे जा रहे हैं उनको रीसर्विस दी जाए। रीसर्विस दी, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कुछ मांग लिया। दूसरा, उसने ये बोला था जितने इससे पहले पेंशन गए हैं उनको एक लमसम ग्रांट के तौर पर, डिसेबिलिटी के तौर पर लमसम ग्रांट दिया जाए, वो भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मान लिया। तीसरा, उसने बोला था कि आसाम राइफल में जो भी ये सर्विस रिव्यू सिस्टम है वो बंद होना चाहिए, लेकिन वो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नहीं माना। लेकिन उसमें परिवर्तन किया, जो भी सर्विस रिव्यू करेगा उसको सर्विस रिव्यू करने से पहले उसका विलिंग और एनवेलिंग सर्टिफिकेट लिया जाएगा। अगर आप उसमें विलिंग है तभी आपको घर भेजा जाएगा, विलिंग नहीं है तो आपको घर नहीं भेजा जाएगा। उस बेचारे ने 15 लाख रुपया तुम्हें असम राइफल का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हमें असम राइफल नहीं मिलता, इसकी नौकरी नहीं मिलती, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, हम लोग किसी लायक नहीं होते, सड़क पर कटोरा लेके भीख मांगने की भी नौबत आ सकती थी। सर, मैं ये ही चाहती हूँ कि हर नारी, कोई भी हो, हर जितने मेरे जवान भाई हैं उन लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि अपनी नारियों को हमेशा आगे प्रेरित करें कि जब भी हमारा ये असम राइफल का यहाँ पर कोई भी दिवस हो, आज हमारा असम राइफल का 190 दिवस है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी दिवस हो, हमें सब लोगों को यहाँ एकत्रित होकर एक समान, एक भाईचारा बनाकर आगे संगठन के लिए बढ़ना है। और दूसरी चीज ये है कि सर जी देखिए, हमारे लखेरा साहब यहाँ पर आए, हमें स्वयं उनका अभिनंदन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से हमारा अभिनंदन किया कि आज मैं इतनी गौरवान्वित हूँ कि उन्होंने हम लोगों से मिलकर एक एक नारी से, एक एक बच्चों से उनका हाल जाना। तो हमारा फर्ज बनता है कि आइंदा से कोई भी हमारे अफसरान आए तो उनको बड़े प्यार से, और शिलोंग से आए पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा जिन बच्चों के लिए हमारी असम राइफल ने इतना अच्छा कार्य किया है उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनका कोई अता पता नहीं था, बिल्कुल एकदम अनाथ बच्चे,
प्रियंका नाम जिनका साहब भी लोग लेते हैं, उनकी 2 बच्चों से और मैं मिली थी। उन्होंने मुझे पता क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आंटी आपकी छवि में हमारी माँ झलक रही। मैंने कहा बेटा एक टाइम वो आएगा जब आप लोगों को बिल्कुल सबका सहयोग मिलेगा। तो मैं यही चाहती हूँ अंत में कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। और वीर नारियों को हमेशा हर जवान अपनी पत्नियों को साथ लेकर आए, उनको हर चीज़ ये बताए कि देखो हमें किस तरह से अपना हमारा ये बैंक बैलेंस हमारा ऐसा जाना है, हमारे डॉक्यूमेंट ये हैं, किस तरह से हमें आगे खुदा न खास्ता अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, जैसे आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे साथ जो हुआ वो मैं ही जानती हूँ सर जी। मैं धक्के खा से परेशान हो गई थी, लेकिन आज मेरे को साहब जी ने मेरे को जोड़ा अपने साथ, इसलिए आज मैं 2 रोटी खा रही हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हर जमानों से मेरा यही अपील है कि अपनी मिसेज को, अपने बच्चों को हर चीज बता के रखें ताकि उन्हें आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो। यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको माफ करिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवा देवी जी और धर्मपति स्वर्गीय सब कुछ कुर्बान कर चुका, वो अपनों के नाम कर चुका। उड़ान खरीद कर तो दे दी सबको, उड़ान खरीद कर तो दे दी सबको, पर किसको पता है कि वो अपने पंख नीलाम कर चुका। काबिल नजरे चुस्त शरीर चौड़े सीने नहीं, ये सब काफी नहीं है। जिस बदन में है चुना वर्दी को, उसने अपनी धड़कनें अनसुनी करी है। घर अब याद आता नहीं, घर अब याद आता नहीं, कहता है कि आदत सी हो गई है, कहता है कि आदत सी हो गई है। यही जताते चलता है वो, मैंने देखा है, यही जताते चलता है वो, पर मैंने देखा है, फिर भी अपने बटुए में अपनों की फोटो छुपाए चलता है। धन्यवाद। तो आज जैसे कि हमारा छोटा सा बच्चों का फंक्शन है जिसमें कि बच्चे परफॉर्म करेंगे, तो इससे पहले थोड़ा मैं अभी भाई